बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिसेस के एक अहम ऑपरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। इससे पहले आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल भी है, लेकिन अगर आप गौर से इस टेक्निक को समझेंगे तो यकीनन आपके लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि बड़े इजी मेथड से आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं कि मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह की जाती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है, अगर आपको याद होगा मैट्रिसेस की जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है उसके लिए जो कंडीशन आपको बताई गई थी वो ये थी कि उनके ऑर्डर सेम होंगे तो फिर मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी कंडीशन टोटली डिफरेंट है। इसमें मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि ए और बी जो है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है या उनका जो प्रोडक्ट है यानी ए बी किस सूरत में हम फाइंड कर सकते हैं, जब ये कंडीशन फुलफ़िल होगी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए से मुराद जो मैट्रिसेस यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उसके कॉलम, और जो मैट्रिक्स सेकंड स्टेप पे आ रहा है वो सेकंड मैट्रिक्स कहलाएगा। तो उसके रोज़ और इसके कॉलम इक्वल होने चाहिए। यानी प्रोडक्ट अगर आपने ए बी फाइंड करना है तो इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़ जो है वो इक्वल होंगी, तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्फर्मेबल होगी। अदरवाइज़ हम ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो फिर बता देता हूँ कि ए और बी उस वक्त पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी की रोज़ जो है वो इक्वल होंगी। यानी कॉलम हमने फर्स्ट मैट्रिक्स से लेने हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स से क्या मुराद है, जो प्रोडक्ट में पहले आ रहा है। ए पहले है तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स होगा और बी बाद में है तो ये सेकंड होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको चेंज कर लें। अगर हम बी ए मालूम करना चाहते हैं, बी और ए का प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं, तो अब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो बी होगा और सेकंड जो है वो ए होगा। तो अब आपका जो कंडीशन है वो क्या होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने कॉलम उनको काउंट करना होता है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए। यानी जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज़ और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम इक्वल होंगे, तो फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी। अदरवाइज़ हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आप इस कंडीशन को समझ गए होंगे। अब मैं आपको छोटी सी एक टिप देता हूँ, इससे भी इजी वे में बाज़ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है, ये चीज़ें बाज़ का तो भूल जाती हैं। तो एक आपको टिप मैं देता हूँ, अगर उस तरीके से उसको आप याद कर लेंगे तो कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन की जो कन्फर्मेबिलिटी है वो कभी आप उसको कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। देखें, अब जिस मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। 3 2 1 0 ए मैट्रिक्स है, इसी तरह बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 3। अब देखें हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, हमने चेक करना है कि क्या इन मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो फ़र्ज़ करो हम ए और बी जो है ये चेक करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन तो बाद की बात है, पहले आप ये चेक करेंगे क्या ये कन्फर्मेबल है भी या नहीं है, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन मालूम की भी जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो इसके लिए
चेक करने के लिए एक तो मेथड ये है कि फर्स्ट के जो कॉलम है और सेकंड की रोज़ बराबर होनी चाहिए। अब फर्स्ट मैट्रिक्स इधर ए है, तो ए के जो कॉलम है वो कितने हैं, 2, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो इसके कॉलम जो है वो 2 है। उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज़ होनी चाहिए, तो सेकंड मैट्रिक्स इसकी एक रो ये है और एक ये रो, तो इसके कॉलम वो भी 2 हैं और इसकी रोज़ वो भी 2 हैं। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए के कॉलम और बी की जो रोज़ हैं दोनों इक्वल है, तो लिहाजा क्या कहेंगे हम, ए बी जो है तो प्रोडक्ट है वो कन्फर्मेबल है, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन, या ए बी जो है वो पॉसिबल है, यानी इसको मालूम किया जा सकता है। तो ये कंडीशन तो मैंने आपको इस हवाले से, इस रेफरेंस से बता दी कि इस तरह हम कैसे चेक कर सकते हैं। यानी इसमें मैं अगर आपको लिख के दे दूं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू, कॉलम कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी यानी सेकंड मैट्रिक्स जो है उसकी रोज़ वो भी 2 है। अब ये दोनों सेम है, देयरफॉर ए बी इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने इस कंडीशन के मुताबिक चेक कर लिया कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड किया जा सकता है। तो जो सेकंड टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो देखें। अब उसके लिए आप ये करें कि जैसे आपने पहली फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर में पढ़ा था, इसके ऑर्डर जो है वो आपने देखें क्या है। इसका ऑर्डर, इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। जो मैट्रिक्स पहले जिनका प्रोडक्ट मालूम करना है उसमें जो मैट्रिक्स पहले उसका ऑर्डर पहले लिख लें, और जो मैट्रिक्स बाद में है उसका ऑर्डर बाद में लिख लें। तो इसका रोज़ कितनी है, 2, और कॉलम 1। यानी ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ इसकी जो कन्फर्मेशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको चेक करने के लिए। पहले आपने जो ऑर्डर है वो किसका लिखना है, जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में पहले आ रहा है उसका मैट्रिक्स ऑर्डर पहले लिख दिया, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बाद में लिख दिया। अब ये चीज़ जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों नंबर्स सेम है तो समझ लें कि जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फर्मेबल है, पॉसिबल है। अगर ये डिफरेंट है तो फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो ये बड़ा इजी सा मेथड आपको मैंने बता दिया। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं और इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह चेक करना आपके लिए बड़ा इजी होगा कि पहले ऑर्डर कौन सा लिखना आपने, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट में पहले आ रहा है, और जो बाद में आ रहा है उसका ऑर्डर आपने हमेशा बाद में लिखना है। फिर ये वाले अगर सेम होंगे तो फिर उसकी कन्फर्मेशन वो कन्फर्म होगा कि वो मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये डिफरेंट है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अब अगर देखें इसी चीज़ को मैं ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दूँगा आपको। तो किसी मैट्रिक्स का भी जब ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इसका मतलब कि ये रोज़ है और ये कॉलम है, इसी तरह ये रो है और ये कॉलम है। तो आप देखें ज़रा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये जो चीज़ है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या है, कॉलम है, और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी जो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, रो। तो ये रोज़ हैं, तो इसका मतलब कि जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज़ और जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो बात वही है, लेकिन एक अंदाज़ मैंने बदल दिया कि आपको एक नए तरीके से बता दी मल्टीप्लिकेशन चेक करना जो है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इजी, अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। बात स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, वो इधर रोज़ और यहाँ इधर कॉलम में कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी इधर वो रोज़ पढ़ लेते हैं और यहाँ पे कॉलम। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप ये मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे
एक इस मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक और अहम पॉइंट जो है वो आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा। क्योंकि मैट्रिसेस में ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, तो उसका ऑर्डर पहले से डिफरेंट भी हो सकता है और वो पहले वाला सेम भी हो सकता है जो मैट्रिसेस का है। तो इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले आइडिया अगर लगाना है कि उसके ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए दूसरी टिप, ये जो चीज़ बची हुई है एंड में, ये आपका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर जो है वो 2/1 होगा, 2/1। यानी ये सेम हो गए तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, और अगर ये सेम नहीं है तो समझ लें कि वो प्रोडक्ट फाइंड ही नहीं किया जा सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि जो नया मैट्रिक्स आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। बगैर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किए हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास इन मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर जो उसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/1। यानी इधर से पहले जो ऑर्डर है उसकी रोज़ और आखिरी जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम, यानी 2/1। तो ये ऑर्डर किसका होगा, प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का। यानी जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर है वो ये होगा 2/1, यानी इसमें 2 रोज़ होगी और 1 कॉलम होगा, यानी 2 उसमें रोज़ और 1 कॉलम होगा। अब देखेंगे इस तरीके से मैंने 2 अहम पॉइंट आपको बता दिए, एक टिप्स बता दी हैं आपको। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है कन्फर्मेबल है या नहीं है, तो उसका भी टिप दे दी, और फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा उसके लिए भी आपको दूसरी टिप दे दी। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ईजी हो जाएगी। तो अब आप जो इसकी पॉसिबिलिटी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए या उसकी कन्फर्मेबिलिटी हमने चेक करनी है कि आया कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उम्मीद आप इस बात को समझ गए होंगे। तो जस्ट अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस कर रहा है जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाई है, कि यहाँ पे सिर्फ आपने जस्ट ये बताना है कि ये जो पेयर दिया हुआ है, जिस तरतीब से ये दिया हुआ, तो क्या इसका ये प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। जस्ट आपने इतना बताना है, यानी आपने मल्टीप्लिकेशन इसकी फाइंड नहीं करनी, जस्ट आपने ये बताना है कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। तो जिस तरतीब से है इसी तरह आपने इसको चेक करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये, सेकंड ये। तो आपने बताना है कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए ये कंडीशन इसको फॉलो करना है या जो वो चीज़ बताई है उसको आपने फॉलो करना है। तो इस हवाले से भी हम देख लेते हैं, फिर उस हवाले से भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसके क्या देखने हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो जो भी होगा उसके कॉलम लेने हैं आपने। अब देखें यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2, तो इसके 2 कॉलम है, यानी कॉलम जो है वो 2 है, और इसकी रोज़ कितनी, वो भी 2 है। तो रोज़ पहले की कॉलम और दूसरी की रोज़ इक्वल है, लिहाजा हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर प्रोडक्ट। अब चूँकि इसके नाम नहीं शो किए हुए, अगर तो हम इसको नाम को दे लें, ये ए मैट्रिक्स ये बी, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इज़ पॉसिबल। अब चूँकि हमने नाम नहीं इसमें शो किए हुए, तो जस्ट हम ये लिख देंगे प्रोडक्ट इज़ कन्फर्मेबल। या मल्टीप्लिकेशन इज़ कन्फर्मेबल, इस तरह आप लिखेंगे। जस्ट ये मतलब एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि आपने उस कंडीशन को चेक करते बताना ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हम इस की तरफ चलते हैं कि इस मेथड से हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो पहला मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर लिखें, 2 रोज़ और 2 कॉलम, और इसी तरह जो दूसरा मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स है इसकी रोज़ 2 और कॉलम 1।
तो दोनों का ऑर्डर लिख दिया। ऑर्डर लिखते हुए मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मल्टीप्लाई करते हुए मैट्रिक्स पहले आएगा उसका ऑर्डर पहले लिखना है, जो बाद में होगा उसका ऑर्डर बाद में लिखना है। आप देखें कि ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। यानी ये अगर इक्वल होंगे तो अंडरस्टूड है कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फर्मेबल होगी। अब ये इक्वल है तो अब रिज़ल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज़ कन्फर्मेबल या मल्टीप्लिकेशन इज़ कन्फर्मेबल या मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो इस तरीके से बड़ा इजीली आप बता सकते हैं। हाँ, अगर एक इसका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना हो, जो क्वेश्चन में कहा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि आपने इसको प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी आपको बताया मैंने। यहाँ पे इसको 2/1 इसका मतलब जो इसका अगर प्रोडक्ट फाइंड किया जाए तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1 होगा, यानी उसमें 2 रोज़ होंगी और 1 कॉलम होगा। तो अब देखें कि अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करना चाहें तो फिर भी ठीक है, और अगर ये जो टिप आपको दी है इसको फॉलो करना चाहें तो उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि वेदर मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल और नॉट। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें इसका ऑर्डर 2 रोज़ और 2 कॉलम। सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर इसमें भी रोज़ 2 और कॉलम वो भी 2। अब देखें ये जो चीज़ है वो सेम है। अगर ये सेम है तो अंडरस्टूड है कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए इसकी कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन इज़ कन्फर्मेबल। तो अब जो मैट्रिक्स नया आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये होगा 2/2, यानी जो इसका प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो अब इस कंडीशन को हमने चेक किया कि क्या ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो चूँकि ये सेम है तो लिहाजा ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। बिकॉज कॉलम, इसके पहले के कॉलम वो भी 2 हैं और सेकंड की रोज़ वो भी 2 हैं। चूँकि इसके कॉलम और रोज़ इक्वल हैं तो इसलिए ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन इसकी। इस तरीके से भी चेक कर लिया और दूसरा तरीके से भी बता दिया। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है या नहीं है। तो ऑर्डर इसके लिखें, इसका ऑर्डर 2 रोज़ 1 कॉलम। इसी तरह अब इसका ऑर्डर लिखना है रोज़ 2 और कॉलम वो भी 2। हाँ जी, ये देखें ये चीज़ इक्वल नहीं है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ इक्वल नहीं है, लिहाजा ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कन्फर्मेबल। चूँकि ये इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा जो मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, तो लिहाजा ये जो प्रोडक्ट है ये फाइंड नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है इसकी तरफ चलते हैं। तो इसकी ऑर्डर चेक करें, 2 3 रोज़ और कॉलम 2। इसी तरह इसकी रोज़ 2 और कॉलम 3। तो अब हमने इनका जो ऑर्डर है वो लिख लिया।
तो इसको चेक करें, इक्वल। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फर्मेबल है, दोनों मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई के काबिल हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसका ऑर्डर ये होगा 3/3, यानी जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर जो है वो 3/3 होगा, यानी उसमें 3 रोज़ होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो अब देखें कि बड़े इजी मेथड से आपको ये मैंने समझा दी बात कि आपने दो मैट्रिसेस को चेक करना हो कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो दो मेथड से, इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं, या ये जो कंडीशन आपको बताइए उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। कंडीशन सेम है, सिर्फ एक अंदाज़ मैंने चेंज कर दिया लिखने का। तो जिस मेथड से भी आपको इजी लगे तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप खुद ट्राई कर लें कि ये क्या कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में समझ आ चुकी होगी। तो अगर कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप में जो है वो कमेंट्स में आप ये चीज़ बयान कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जो इश्यूज़ होगा, तो उसको मैं अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो इस बारे में मैं पहले भी आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस आए, आप समझें कि कोई बात आपको क्लियर नहीं हो रही, तो काइंडली मुझे आप, मेरा फ़ोन नंबर भी इसमें दिया होता है और नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में, तो आप वो चीज़ बयान करें तो इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा मतलब जो मेन एम है वो यही है कि आपको बड़े इजी मेथड से जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो सिखाया जाए। तो मैथ पढ़ाने के बजाय सीखना है, आपने पढ़ने के बजाय सीखना है। तो इसलिए जहाँ से आपको कोई बात समझ ना आए तो काइंडली उसका ज़रूर इज़हार करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो इसके अलावा अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन जो है इसको भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन ख़ुद से आपको वसूल हो सके। तो इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम इससे जो अगला स्टेप है उस तरफ चलते हैं कि अभी हमने ये देखा कि हमने मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, या उसका कन्फर्मेबल है या नहीं है। अब हमने देखना है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसका क्या प्रोसीजर है। अब हम चलते हैं कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसीजर की तरफ। सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी। सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। तो अब हम इसका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना चाहते हैं, यानी ए बी हमने फाइंड करना है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या ए बी कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। अगर ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर इसका प्रोडक्ट जो है फाइंड किया जा सकता है, अदरवाइज़ इसका प्रोडक्ट फाइंड ही नहीं कर सकते। तो बड़ा सिंपल। अच्छा, अगर ऑर्डर सेम हो दोनों के तो वो समझ लें वो लाजमी तौर पर कन्फर्मेबल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब उसको तो आंखें बंद करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर जो कि सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम वो भी 2। अच्छा, ये मैट्रिक्स हम चूँकि ए बी फाइंड करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इसलिए ए का ऑर्डर पहले लिखना है आपने। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बी बाद में है, सेकंड मैट्रिक्स के तौर पर आया है, तो इसलिए बी का ऑर्डर जो है वो बाद में होगा। तो ये भी 2/2। तो अब देखें, इक्वल।
अभी आपको जो बताई थी कंडीशन कि अगर ये चीज़ इक्वल है तो समझ लें कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी की रोज़ इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन जो है तो वो इक्वल है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब इसका जो ऑर्डर होगा मैं इसके प्रोडक्ट का वो भी आपको बता देता हूँ। 2/2 यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका जो ऑर्डर है वो 2/2 होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है ए बी। तो जो मैट्रिक्स आपने प्रोडक्ट निकालना है उसको लिख लें। अब मैट्रिक्स को लिखते हुए जो मैट्रिक्स पहले है उसको पहले लिखना है, जो बाद में है वो बाद में आएगा। तो पहले ए मैट्रिक्स 1 3 0 1, इसी तरह -1 0 1 7। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखेंगे जो मैट्रिक्स पहले है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में है वो हमेशा बाद में लिखेंगे। अगर आप इसकी तरतीब चेंज कर देंगे तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है या तो वो हो सकता है पॉसिबल ही ना हो, अगर हो तो उसका आंसर कोई और आ सकता है। तो इसलिए तरतीब को बड़ा ज़रूरी है इसको कंसिडर करना। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल एक पॉइंट है, इसको गौर से समझें आप तो इंशाल्लाह आपके लिए इजी होगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ख़ास टेक्निक है तो उसको ज़रा फॉलो करें कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके कॉलम, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो बड़ी सिंपल सी बात है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1 को -1 के साथ प्लस, ये प्लस एक किस्म का रूल्स है के मुताबिक ये मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करते हैं तो ये एक किस्म का फार्मूले का प्लस है। इसी तरह सेकंड एलिमेंट 3 है और इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर देख लें ज़रा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो पहले एलिमेंट जो है इस रो का उसको और इस जो कॉलम का पहला एलिमेंट है वो इनको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह जो सेकंड एलिमेंट है इस रो का और इस कॉलम का ये इसको मल्टीप्लाई करना और बीच में ये प्लस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड लेना है आप, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और ये यहाँ पे लिखेंगे आप 1 को 0 के साथ प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। वही प्रोसीजर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यही एक टेक्निक है। तो अगर आप इसको फॉलो कर लें तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही जो पहले बता दिया आपको। फर्स्ट एलिमेंट इसको आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, 0 को -1 के साथ प्लस 1 को 1 के साथ, इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई करना ये यहाँ पे लिखेंगे, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों के, प्लस जो सेकंड एलिमेंट है और इस कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो 7 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यानी इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, और इनका सम हो जाएगा। इसी तरह इनका सम हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट था
कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। और पहले रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम। बस इस तरतीब को आपने ज़हन में रखना है, तो इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अब सिंपल सी बात, आप सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लिकेशन का जो रोल है वो ख़त्म हो चुका है। अब जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका साम लेंगे। बस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7। अब नेक्स्ट देखें, इसको -1 + 3 2 आ जाएगा। दोनों साइन डिफरेंट हो तो बड़े में से छोटा जो है वो माइनस करते हैं और साइन जो है वो बड़े वाले का होगा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोज़ जो है मैं शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैथ के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जिसकी बेस पे आपका मैथ या तो स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर वो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होते तो फिर आमतौर पर मैथ में आपको वीकनेस शो होती है और आपको मैथ जो है वो मुश्किल लगता है। तो अब आइंदा जो है वो इंशाल्लाह कुछ वीडियोज़ जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स पे भी मैं करूँगा, और उसकी मदद से आपका मैथ जो है वो और इजी होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो 0 + 21 21, 0 + 1 1, 0 + 7 7। अब देखें हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारे पास ए बी जो है वो प्रोडक्ट इसका हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, ए बी मैट्रिक्स दिया था तो आपने ए बी जो है वो फाइंड करना था, यानी इनको ए और बी को मल्टीप्लाई करना था, जो कि हमने कर लिया। अब ज़रा इस पे आएँ कि जो बात आपको पहले मैंने बताई थी क्या वो यहाँ पे पूरी हो रही है। एक तो ये कि आर्डर सेम थे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो हमने किया, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको मैंने एडवांस बता दिया था कि जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। अब देखें कि इसका ऑर्डर जो है वो 2/2, 2 रोज़ और 2 कॉलम। ये जो चीज़ एडवांस मालूम करने वाली है, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है कुछ मामलात में। यहाँ पे तो 2/2 का मैट्रिसेस है, इसलिए बड़ी इजीली इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है बड़ी इजी है। जो 2/2 के होते हैं, यानी जिनके ऑर्डर सेम हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी ज़रा ईजी होता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, उन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे, तो फिर स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हुए, तो आमतौर पर उसमें कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, और जो मैट्रिक्स उनका आंसर आता है तो उसका ऑर्डर कुछ और होता है, जो कि होना चाहिए वो नहीं होता। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी आपको हेल्प करेगी अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो आंसर है वो किस हद तक ठीक है। तो ऑर्डर सेम हो जाए तो काफ़ी हद तक यकीन होता है कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ठीक कर लिया है। वैसे कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है, उसकी वजह से भी आंसर आपका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ऑर्डर अगर सेम है तो फिर ये गलती अगर इसकी जो सिंप्लीफिकेशन में है वो ना हो, तो फिर आपका श्योर शॉट होता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन जो है वो ठीक कर ली है। अब इसी तरह अगर आपने बी ए मालूम करना है इसी क्वेश्चन में, तो फिर आप पहले मैट्रिक्स बी है और दूसरा मैट्रिक्स ए है, तो बी के ऑर्डर जो है वो लिखें 2/2, और बी का ऑर्डर 2/2, और ए सेकंड स्टेप में आपके, तो अब ए का ऑर्डर लिखना है वो भी 2/2। तो अब हमने देखना है कि क्या बी ए जो पॉसिबल है। अब इसको चेक करें, ये सेम है, इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन में ए भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, और जो इसका बी ए का प्रोडक्ट जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2।
इसका मतलब कि बी ए भी फाइंड किया जा सकता है और उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो आप इसी तरीके से आप मैट्रिक्स बी पहले लिख लें, बी पहले लिख लें और ए बाद में लेके इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें, तो बी ए भी फाइंड किया जा सकता है। यानी उसको ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन भी है और ऑर्डर भी आपको बता दिया कि वो सेम है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी अगर आप फाइंड कर सकते हैं तो बी ए भी फाइंड हो सकते हैं, यानी ए बी और बी ए दोनों कन्फर्मेबल होना ज़रूरी नहीं है। इस केस में तो ये है कि चूँकि ऑर्डर सेम है इसलिए बी ए या बी ए या ए बी निकालें तो दोनों सूरतों में वो पॉसिबल है। लेकिन जब ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो फिर जो मैट्रिसेस की कम्युलेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी एडिशन में, कि एडिशन में आपने पढ़ा था ए प्लस बी और बी प्लस ए ये हमेशा इक्वल होता है। तरतीब बदल के आप प्लस करते हैं तो मैट्रिक्स के एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखें कि ए बी और बी ए ये ज़रूरी नहीं कि ये इक्वल हो। एक तो ये कि ये भी मुमकिन नहीं है कि अगर ए बी फाइंड किया जा सकता तो हो सकता है बी ए जो है वो फाइंड ही ना किया जा सकता हो, ये भी पॉसिबल है। और अगर ए बी और बी ए फाइंड किया जा सकता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो। इन जनरल ये इक्वल नहीं होता कि ए बी और बी ए जो है वो इक्वल नहीं होता, बाज़ सूरतों में ये इक्वल होता भी है। तो इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो जिसमें हम मैट्रिक्स की जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, कम्युलेटिव लॉ जो है, उसको डिस्कस करेंगे कि क्या ये इक्वल नहीं होता, अगर होता है तो किन कंडीशन के तहत जो है वो इक्वल होता है। तो इंशाल्लाह इसकी एक मैं स्पेशल वीडियो आपको बना के जो है वो अपलोड करूँगा, तो ये कंसेप्ट मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2 था। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया था, अपनी तरह से लिखा, लेकिन ए बी और बी ए जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, दोनों सूरतों में मैंने बता दिया। तो इसी तरह एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो इसमें फाइंड ए बी फाइंड करना है। तो उसको आप पहले चेक कर लें कि क्या ये कन्फर्मेबल है, अगर है तो फिर इसी मेथड से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। और फिर सेकंड पार्ट इसका बी ए कि क्या इफ़ पॉसिबल कि क्या बी ए को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करें। तो ये आप चेक कर लें इसकी कन्फर्मेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए इस तरीके से, अगर वो मल्टीप्लाई हो सकता है तो आप उसको कर दें इसी मेथड से, अगर नहीं है तो आप लिख दें कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इसका प्रोडक्ट जो हमने फाइंड करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा तो यकीनी तौर पर इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड किया जा सकता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल है भी या नहीं है। तो इसके लिए आप इनके ऑर्डर जो है वो लिखें, इसी तरतीब से ये मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड है, तो इसका ऑर्डर 2 रोज़, इसमें 1 रो है और कॉलम कितने 2। इसी तरह इसमें रोज़ 2 और कॉलम 1। तो दोनों के जो मैंने ऑर्डर है वो लिख दिए, जो फर्स्ट मैट्रिक्स उसका ऑर्डर पहले लिखा है और जो सेकंड है उसका ऑर्डर बाद में। अब ज़रा गौर करें कि ये सेम है, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए, यानी पहले के कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़ इक्वल हों, तो ये हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो कन्फर्मेबल है। इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है इसी तरतीब से इनको प्रोडक्ट इनका फाइंड किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसका क्या आंसर होगा। तो उसका आंसर का जो प्रोडक्ट का आंसर होगा या उसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1/1। अभी हमने इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है, लेकिन मैंने आपको एडवांस बता दिया कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन जब हम कर लेंगे तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर 1/1, यानी उसमें 1 रो होगी और 1 कॉलम होगा। अब देखें कि ये मैट्रिक्स इनके ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ आ गई है कि अब आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो अब मैं इसको बड़े सिंपल वे से आपको प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो यानी 2/2, वो अभी मैंने पिछली जो एग्जांपल आपको दी थी उसमें 2/2 का मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था। तो 2/2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी है। तो आप जिस मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो क्या कहते हैं सेम ना हो, 2/2 ना हो,
तो उनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैं छोटी सी आपको एक टिप देता हूँ, तो उसके मुताबिक आप इसको मल्टीप्लाई करें। अब देखें 1 2, इसमें एक रो थी, दूसरी रो इसकी नहीं है, लेकिन दूसरी रो की जगह मैं आपको सपोज कर लेता हूँ कि ये हमारी दूसरी रो है। एक्चुअली ये है नहीं है, सिर्फ समझने की हद तक है। जब आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो पेपर में आप इस चीज़ को भी शक ना करें। तो उसके लिए जो रो नहीं है, चूँकि हमने इसको 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो एक रो इसमें पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, दूसरी रो नहीं थी, वो हमने डॉट लगा दिए। अब इसी तरह इसका एक कॉलम है, दूसरा कॉलम इसमें नहीं है, तो एक कॉलम जो है ये हो गया, यानी इसमें एक कॉलम जो था वो मैंने लिख दिया। अब इसमें सेकंड कॉलम नहीं है, तो उसकी जगह आप ये डॉट लगा लें। तो अगर ये थोड़ा सा आप इस मेथड से करेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है इंतहाई ईजी हो जाएगा। यानी आपने आर्जी तौर पर 2 बाई 2 मैट्रिक्स दोनों बना लेने हैं। जो जिसमें रो नहीं होगी वो रो डॉट लगा के पूरी कर लें, और जिसमें कॉलम ना हो पूरा दूसरा, तो उसको डॉट लगा के उसको पूरा कर लें। अब आर्जी तौर पर आप इसको समझें। वैसे तो हमने चेक कर ली इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है इसी ऑर्डर के साथ, ये सेम है। अब मल्टीप्लाई करते हुए आपको जो कन्फ्यूजन हो सकती है उससे बचने के लिए मैंने ये डॉट लगा के दी है आपको, यानी कन्फर्मेशन हमने पहले चेक कर ली है इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखें कि इन डॉट लगाने का क्या फ़ायदा होगा। अब आपने क्या करना है, जो इसकी फ़र्स्ट रो है, जो वही प्रोसीजर जो पिछले एग्जांपल में किया था। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 4 के साथ प्लस 2 को 0 के साथ, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद अगला जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे आपने लिखना होता है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है, और वो यहाँ पे आएगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कोई कॉलम मौजूद नहीं है, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब जो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पे कोई एलिमेंट हमारा नहीं आएगा। तो ये समझ लें कि आप इधर डॉट लगा दें। फिर मैं दोबारा बताता हूँ कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये होता है कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, वो इधर लिखते हैं। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और वो यहाँ लिखा जाता है। चूँकि यहाँ पे ये कॉलम मौजूद नहीं है एक्चुअली, तो इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो समझ लें मैं उसकी जगह खाली जगह छोड़ दी, डॉट लगा दिया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड रो लेते हैं और इधर से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना आपने। अब ये रो चूँकि एक्चुअली मौजूद नहीं है, तो इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना। चूँकि ये रो एक्चुअली यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर होगा वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये नहीं है, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। इसी तरह अब आपने क्या करना है, सेकंड रो को लेना है और सेकंड कॉलम को लेना है। तो ये रो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही और ये कॉलम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो समझ लें कि ये जो पोर्शन यहाँ पे जो एलिमेंट आना था वो भी हमारा स्पेस जो है वो खाली रह जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो रो मैंने सपोज की थी फर्जी रो थी या कॉलम थे, एक्चुअली वो मौजूद नहीं है, तो आप उनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, इसलिए वो स्पेस जो है वो खाली रह जाएगी। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो एक्चुअली ये वाले स्पेस जो है वो खाली है अभी भी। तो 4 प्लस 0 4। आप समझें कि ये एलिमेंट इसके एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो एक्चुअली ये एक ही एलिमेंट असल में 4। तो अब इसका जो आंसर आया है वो ये मैट्रिक्स है। अब देखें इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रोज़ कितनी है 1,
1 बाई और कॉलम कितने 1। चेक करें जो चीज़ आपको एडवांस मैंने बताई थी कि मल्टीप्लाई करते वक्त जो प्रोडक्ट आएगा हमारा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो 1/1। तो अब देखें कि 1/1, तो अब हमें यकीन हो जाना चाहिए कि हमारा सिंप्लीफिकेशन में अगर गलती नहीं है तो यकीनी तौर पर ये आंसर हमारा जो है वो ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हमारा प्रोसेस ठीक हुआ है। अगर ये डॉट ना लगाएं तो फिर बाद का स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि इस एलिमेंट के बाद दूसरा इधर लिखना है। अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट आया है इसका, बाद का 2 आते हैं, तो फिर कोई स्टूडेंट वो एलिमेंट जो इधर लिखना होता है वो यहाँ पे आ जाता है, तो इस तरीके से वो गड़बड़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक आसान सा हल बता दिया है कि जो रोज़ या कॉलम 2/2 बनाते हुए, यानी 2/2 बनाना दोनों को, तो जो रो कम है वो डॉट लगा लें, जो कॉलम कम है उसको डॉट लगा लें और इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी और उसके बाद बेशक आप इन चीज़ों को रिमूव कर दें, जब पेपर में करेंगे तो फिर इन चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हैं। तो एक्चुअल फिर इसको सेंटर में आप लिखते जाएंगे, बाकी ये चीज़ जगह आपने छोड़नी नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो अब देखते हैं कि इनके ऑर्डर जो है वो क्या है। पहले तो ये देखेंगे कि यह कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं है। तो इसकी रोज़ 3 और कॉलम 2, इसी तरह इसकी रोज़ 2 और कॉलम भी 2। तो ये मैंने इनके ऑर्डर लिख दिए। अब इसको चेक करें तो ये चीज़ इक्वल है, यानी कॉलम ऑफ ए यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसकी रोज़ इक्वल होनी चाहिए। तो ये चूँकि इक्वल है, इसका मतलब ये कि इसकी जो प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या कन्फर्मेबल है। अब हम चलते हैं, जो मल्टीप्लाई करने वक्त इसका आंसर आएगा यानी प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर ये होगा 3/2, यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो उसका ऑर्डर 3/2 होगा, यानी उसमें 3 रोज़ होंगी और 2 कॉलम होंगे। 2 3 1 1 0 -2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना, चूँकि ये इसमें 3 रोज़ आ रही हैं, तो अब आप ऐसे करें कि इनका ऑर्डर सेम कर लें। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा टेक्निकल होती है, तो उससे बचने के लिए उसका प्रोसीजर ये है कि आप उसके जो रोज़ और कॉलम जो है दोनों में बराबर कर लें और जो नहीं है उसकी जगह डॉट लगा लें। तो अब यहाँ पे चूँकि रोज़ कितनी 3 है, तो हम कॉलम भी 3 कर लेते हैं, तो इसकी जगह पे हम डॉट लगा लेते हैं। यानी 3 कॉलम, 2 कॉलम इसके दिए गए थे, तीसरा कॉलम हमने ये फर्जी बना लिया। अब इसकी तरफ आते हैं। अब इसमें 3 -1, उसके बाद 3 0, अब इसमें देखें कि इसका ऑर्डर 2/2 है, तो चूँकि यहाँ पे 3/3 है तो इसको भी 3/3 बना लें। तो यहाँ पे एक कॉलम हम और ऐड कर लेते हैं और एक रो जो है वो और ऐड कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको इसमें आने के लिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, पेपर में ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर ऑर्डर सेम ना हो तो आप उसको ऑर्डर सेम कर लें, लेकिन ये शर्त है कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वो हम पहले चेक कर चुके हैं कि एज़ इट इज़ इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये पॉसिबल है। तो अब हम फ़र्ज़ी तौर पर, आर्जी तौर पर हम इसके जो कॉलम और रोज़ वो पूरी कर लेते हैं। यानी इसमें भी अब हमने 3 रोज़ होगी, 3 कॉलम हो गए, इसमें भी 3 रोज़ होगी और 3 कॉलम हो गए। अब देखेंगे हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। उसी तरह जैसे आपने 2/2 का मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 3/3 का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन चूँकि इसमें ज़्यादा रोज़ और कॉलम इन्वॉल्व हो गए हैं तो अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसकी फ़र्स्ट रो लेनी है आपने और फर्स्ट कॉलम लेना है।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूँकि इसमें 3 रोज या 3 कॉलम है तो यहाँ पे एक दफ़ा और प्लस होगा। तो अब आपने क्या करना है, इसका जो तीसरा एलिमेंट है डॉट और इसका तीसरा एलिमेंट है वो भी डॉट। तो अब इसको ये एक्चुअली ये दोनों डिजिट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस डॉट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी यानी ये स्पेस खाली रह जाएगी। तो आर्जी तौर पर आप क्या करें, इसको डॉट लगा लें इसको, कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर एग्जिस्ट है, एक्चुअली नहीं कर रहा। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेना है। अब आप मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी इधर मौजूद नहीं है और ये भी इधर मौजूद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो कोई नंबर नहीं आएगा। तो आसानी के लिए हम इसको डॉट लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है, अब थर्ड जो इसका कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करना है। यानी एक रो को पहली रो लेनी है, फिर पहले कॉलम के साथ यहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पे आएगा। लेकिन इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये वाला पोर्शन आपका टोटली जो है वो खाली हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका डॉट आ जाएगा। फिर देख लें कि इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये स्टेप, फिर इसी रो को फर्स्ट को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये स्टेप आ जाएगा। फिर इसी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पे आना था। चूँकि ये इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा इसको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो ये स्पेस खाली रह जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब लेंगे हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। 1 को 3 के साथ प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और अब इस तीसरा जो एलिमेंट है वो और इधर से जो तीसरा एलिमेंट वो, तो एक्चुअली ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो लिहाजा ये वाला हिस्सा जो है वो खाली हो जाएगा। 12 पेपर में आपको ये प्लस भी नहीं लिखना चाहिए, ये स्टेप आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो आपके लिए ईजी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी रो को लेना है, अब कॉलम ये लेना है आपने। तो 1 को -1 के साथ, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस फिर इस सेकंड कॉलम को सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, इधर से सेकंड और इधर से सेकंड, 1 0 प्लस फिर इसका थर्ड एलिमेंट लेना और इसका थर्ड एलिमेंट लेना है। तो ये दोनों जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लिहाजा ये स्पेस भी खाली हो जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस सारी रो को इसके साथ। चूँकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो ये स्पेस जो है वो आपकी खाली रह जाएगी। अगर ये काम नहीं करेंगे तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो अगली रो का आना है ना, तो वो इधर लिखने के बजाय कई स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको ये टिप जो है वो दे रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप की तरफ जाते हैं। थर्ड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस फिर सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट और इधर से सेकंड एलिमेंट 3, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये माइनस में आ जाए तो इसको ब्रैकेट में लिख लें आप।
यानी 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसका थर्ड एलिमेंट लेना है और इधर से थर्ड एलिमेंट लेना है। चूँकि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो लिहाजा जो अगला हमारा पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, ये स्पेस खाली रह जाएगी। अगर यहाँ पे फर्स्ट को एलिमेंट हों इधर भी और इधर भी, तो फिर उनको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है आपने। अब अगले स्टेप की तरफ, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्लस फिर -2 को 0 के साथ, इधर से सेकंड इधर से सेकंड, -2 को 0 के साथ, फिर थर्ड जो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ किया, फिर इस एलिमेंट को तीसरे को इसके तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। वो चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो लिहाजा हमारा ये स्पेस जो है ये एम्प्टी रह जाएगी। अब अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ। चूँकि ये पूरा कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा लिहाजा इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, तो ये हम यहाँ पे स्पेस खाली रह जाएगी, ये डॉट लगा दिया। अगर ये वाकई 3/3 मैट्रिक्स का दोनों मैट्रिक्स हों ऑर्डर के, तो फिर इनका ऑर्डर जो प्रोडक्ट का वो भी 3/3 आएगा, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पे एलिमेंट आपके आएंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे एक कॉलम ना होने की वजह से या ये रो ना होने की वजह से ये स्पेस जो है वो खाली रह रही है। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जो मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने आपको स्पेस उसकी दे के रोज़ और कॉलम पूरे करने के बाद आपको समझा दिया है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो यकीनी तौर पर आपको जो डिफरेंट मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम ना हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना, तो ये बड़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। तो पेपर में बहरहाल ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप उसी तरह लिखते हैं इसको। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब यहाँ पे ये एलिमेंट मौजूद नहीं है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये मौजूद नहीं है तो इसलिए इसको यहाँ पे शो करना ज़रूरी नहीं है। अब ये जो डॉट है ये भी इधर नहीं, अगर आप चाहें तो इधर लगा लें, वरना अंडरस्टूड है कि बस ये वाली बात ख़त्म होगी। इसी तरह 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और ये डॉट मौजूद नहीं है इसलिए अगला नहीं होगा यहाँ पे। फिर इसको -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इसी तरह ये मौजूद नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह यहाँ पे मौजूद नहीं है तो डॉट लगाना तो लगा लें, अदरवाइज़ यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है। इस तरफ आ जाएँ आप, 0 आ जाएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ जाएगा, तो ये -6। इसी तरह 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और इसी तरह ये भी आगे मौजूद नहीं है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉट है तो ये डॉट अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। 6 + 9 15, -2 + 0 -2, 3 + 3 6, -1 -6 0। और ये जो कॉलम है ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अगर आप शो करना चाहें तो एक दफ़ा इसमें कर दें, तो यानी वो कॉलम आपका टोटली एम्प्टी जो है वो जा रहा है। तो अब एंड में ये चीज़ शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो फाइंड हो चुका है। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो ऑर्डर से चेक करें इसका कि 3/2 के 3 रोज़ और 2 कॉलम। तो अब देखें इसमें रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 है। तो जो ऑर्डर हमने सिंपली यानी इसको प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले निकाला था, देखें हमने फाइंड किया तो वही हमारा जो ऑर्डर निकला है। तो इससे काफ़ी हद तक ये कंफर्म हो जाता है कि आपका आंसर जो है वो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि मल्टी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इस प्रोसीजर को आपने गौर से देख लिया है, समझ लिया है,
तो फिर यकीनी तौर पर मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो इतना डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं होगा। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा टेक्निकल है, कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, जो आपको हिंट्स दिए हैं यहाँ पे, तो आपने उनको जहन में रखना है। तो अगर आप उस मेथड से इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यकीनी तौर पर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो अब आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है वो आज के टॉपिक के रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें आपको करवा दिए और कुछ क्वेश्चन जो है वो बाकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे